Good morning, student. Today we will start our topic. Our new topic is name is a molecular basis of inheritance. So, what is the meaning of a molecular basis substances? This substance या genetic material जो है वो कैसा होना चाहिए? Substances which store biological information in a coded form, transfer it to next generation and causes its expression in the offspring. जेनेटिक मटेरियल ऐसा होना चाहिए जिसमें बहुत सारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन या बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन स्टोर होना चाहिए कोड्स के फॉर्म में, और वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र होने पर अपने आप को ऑफ स्प्रिंग में स्टोर कर सके। लाइक दैट ये चीज़ क्या है? ये है डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ओके, सो क्या क्या फीचर्स होना चाहिए जेनेटिक मटेरियल में? इट शुड बी प्रेजेंट इन एवरी सेल ऑफ द बॉडी। इट शुड बी एबल टू प्रेसियसली डुप्लीकेट सेल्फ, मतलब कि अपने आप को 1 से 2, 2 से 4 मल्टीप्लिकेशन कर सके। इट शुड बी एबल टू ओकेजनली डेवलप इनहेरिटेबल चेंजेस, इसमें वेरिएशन और म्यूटेशन होने की संभावना होना चाहिए। इट शुड बी एबल टू स्टोर इन्फॉर्मेशन इन कोडेड फॉर्म, इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कोड के फॉर्म में स्टोर होना चाहिए। सटन और बारबेरी जो थे उन्होंने 1902 में प्रपोज किया जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के बारे में, पास्ट बिटवीन जनरेशन बाय क्रोमोसोम, पर उन्होंने इसके बारे में बताया था कि जो जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में क्रोमोसोम के थ्रू जाती है। किसके? क्रोमोसोम के थ्रू जाती है। ओके, उस समय तक डीएनए के बारे में नहीं मालूम था, लेकिन बाद में डीएनए के बारे में मालूम चला। तो भी हमें ये पता है कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं एक्चुअली में उनमें क्या होता है। तो जो क्रोमोसोम होता है वो 2 पार्ट से मिलके बना होता है, प्रोटीन और डीएनए। ओके, प्रोटीन earlier protein were thought to play role of genetic material। प्रोटीन एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है, सब्सटेंस है जो कि जेनेटिक मटेरियल को बनाने में इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है, सबसे इम्पॉर्टेंट है। दीज आर अ मैक्रोमोलिक्यूल एंड शो इनॉर्मस वैरायटी, इसमें बहुत सारी वैरायटी होती है। नेक्स्ट, these exhibit great specificity of function, इसके फंक्शन बहुत स्पेशल हैं। नेक्स्ट, these have no mechanism for duplication, so these do not qualify to act as a genetic material। इसमें ये जो होता है उसमें उसकी मैकेनिज़्म जो होती है वो डुप्लीकेशन करने में होती है, और इसलिए ये जो सो दीज डू नॉट क्वालिफाई टू एक्ट एज, पर ये खुद जेनेटिक मटेरियल के रूप में एक्ट नहीं करता, उसको बनाने में हेल्प कर सकता है, क्योंकि इसमें डुप्लीकेशन करने की जो प्रोटीन है ओके वो एक मैक्रोमोलिक्यूल है, ये खुद ब खुद 1 से 2 नहीं बन सकता, क्योंकि प्रोटीन खुद 1 से 2 मतलब डुप्लीकेट नहीं कर सकता, इसलिए इसमें जेनेटिक मटेरियल जैसी कोई प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती। हाँ, लेकिन जेनेटिक मटेरियल बनाने में हेल्प ज़रूर करता है। ओके, तो आप लोग ये पिक्चर देख रहे हैं जो वो किसकी है? प्रोटीन की है। नेक्स्ट, DNA as genetic material. It is found in all the cell. All somatic cell of a given species contains same अमाउंट ऑफ डीएनए। हर सोमेटिक जो सेल होती है उसमें एक स्पेसिफिक क्वांटिटी में, मात्रा में डीएनए पाया जाता है। इट एक्साइबिट इन्फिनिटी वैरायटी, इसमें बहुत सारी वैरायटी हैं। इट डुप्लीकेट इट्स जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, ये अपनी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को और ख़ुद को डुप्लीकेट कर सकता है और जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र करता है। अच्छा, हम इसका डायग्राम ऐसे ऐसे बनाते हैं, ऐसा नहीं बनाना है, इस तरह से बनाना है। ये 2 ब्रांच हैं, फिर इसकी ब्रांच ली, फिर इसकी ब्रांच ली, फिर ऐसा, इस तरह से ये हम देखेंगे कि ये 3D में हमको समझ में आएगा। तो इस तरह से इस डायग्राम को शो करना है। ये यानी इस तरह से अंदर ही अंदर क्या होता है, स्पाइरल फॉर्म में रोटेट होता जाता है। ओके, DNA as genetic material, it copy or
प्रिसाइसली डिस्ट्रीब्यूटेड टू द डॉटर सेल, ये कॉपी बना सकता है सेम अपने जैसे सेम डॉटर सेल के फॉर्म में। फिर उसके बाद है इट स्टोर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, इसके अंदर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है। इट डेवलप्स म्यूटेशन, ये म्यूटेशन कर सकता है। Discovery: nucleic acid were first isolated by is very important Friedrich Miller 1869 from nuclei of pus cell। nuclei of pus cell, जो pus cell होती हैं वो क्या होती है, जो WBC डेड WBC होती हैं तो उनके अंदर का जो प्रोटोप्लाज्म होता है उसको हम pus cell कहते हैं WBC का, उसके अंदर से पहली बार उसको सेपरेट किया गया था। he named them as a nuclein, इसका नाम न्यूक्लिन रखा गया पहली बार। अल्टमान 1889 renamed nuclein as nucleic acid because of its acidic property। अल्टमान ने बाद में इसका नाम न्यूक्लिन एसिड रखा क्योंकि इसको न्यूक्लियस से निकाला गया था और ये एसिडिक प्रॉपर्टी का था, इसलिए न्यूक्लिक एसिड नाम रखा गया। ऑक्यूरेंस कहाँ कहाँ मिलता है, प्रोकैरियोट्स में भी मिलता है और यूकैरियोट्स में भी मिलता है। ओके, तो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के अकॉर्डिंग, प्रोकैरियोट्स अगर हम प्रोकैरियोट्स को देखते हैं तो इट इज़ सर्कुलर एंड एम्बेडेड इन द साइटोप्लाज्म न्यूक्लियोइड, ये सर्कुलर स्ट्रक्चर के रूप में पाया जाता है। सपोज बैक्टीरिया, अगर यूकैरियोट्स में देंगे तो इस तरह से लीनियर फॉर्म में होता है। फिर नॉट बाउंडेड बाय न्यूक्लिक मेम्ब्रेन, इसमें मेम्ब्रेन नहीं होती, कवरिंग मेम्ब्रेन नहीं होती, जबकि इसमें क्या होती है, प्रोटीन की बनी हुई कवरिंग मेम्ब्रेन होती है। हिस्टोन प्रोटीन आर एब्सेंट, इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता, इसमें प्रेजेंस होता है। नेक्स्ट, मैनी प्रोकैरियोट्स आल्सो हैव एक्स्ट्रा क्रोमोसोम सर्कुलर DNA। देखिए जो बैक्टीरिया होता है ना, जो बैक्टीरियल सेल होती है उसमें सेंट्रल में इस तरह से क्रोमोसोम पाया जाता है, एक और सर्कुलर क्रोमोसोम होता है। इस एक्स्ट्रा सर्कुलर क्रोमोसोम को ही एक्स्ट्रा सर्कुलर क्रोमोसोम कहते हैं। क्रोमोसोम तो ये है लेकिन एक और क्रोमोसोम है, इसको हम एक्स्ट्रा क्रोमोसोम कहते हैं, जो कि सर्कुलर DNA होता है। सेगमेंट्स कॉल्ड अ प्लाज्मिड, उसके सेगमेंट्स को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मिड कहते हैं। स्मॉल क्वांटिटी ऑफ DNA यूकैरियोट्स में पाई जाती है, इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन अ माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड। अब DNA तो न्यूक्लियस के अंदर पाया ही जाता है यूकैरियोट्स में, बट इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में भी पाया जाता है। इसको एक्स्ट्रा न्यूक्लियर DNA कहा जाता है। ये न्यूक्लियस के अलावा पाया जाने वाला DNA कहलाता है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर DNA। और एक्स्ट्रा क्रोमोसोम का मतलब क्रोमोसोम के अलावा पाया जाने वाला सर्कुलर क्रोमोसोम, उसको हम एक्स्ट्रा क्रोमोसोम कहते हैं। जबकि माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में पाए जाने वाले क्रोमोसोम को DNA को हम एक्स्ट्रा न्यूक्लियर DNA कहते हैं। क्वांटिटी ऑफ DNA कंटेंट इज मोस्टली कांस्टेंट इन ऑल सेल ऑफ अ स्पीसीज। हर स्पीसीज में इसकी मात्रा स्पेसिफिक होती है या कांस्टेंट होती है। DNA कंटेंट इज़ अ डबल बिफोर सेल डिवीज़न, लेकिन सेल डिवीज़न के दौरान इसकी मात्रा कैसी हो जाती है, डबल हो जाती है। गैमेट्स हैव हाफ द अमाउंट ऑफ अ DNA, गैमेट्स के अंदर इनकी मात्रा हाफ होती है। लेंथ ऑफ DNA, ओके, तो DNA इज़ अ लॉन्ग पॉलीमर ऑफ अ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, एक लंबा पॉलीमर है। और लेंथ ऑफ अ DNA इज़ यूजली डिफाइंड एज नंबर ऑफ अ न्यूक्लियोटाइड्स, जो न्यूक्लियोटाइड्स चेन होती है उसकी लंबाई के ऊपर डिपेंड करता है कि DNA की लेंथ कितनी होगी। एज अ पेयर ऑफ अ न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर कहते हैं, आपने अपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। यहाँ पे बेसेस होते हैं, यहाँ पे बॉन्डिंग होती है, तो इस तरह से एक एक मोनोमर से बहुत सारे मोनोमर मिलकर एक लंबी पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हैं। लेंथ ऑफ अ DNA इज कैरेक्टराइज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरियोफेज की जो लेंथ होती है वो 5 × 174 हैज़, जिसमें 5386 न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं। एस्चेरिशिया कोलाई इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नोट ऑन योर कॉपी। एस्चेरिशिया कोलाई में 4.6 × 10⁻⁶ बेस पेयर पाए जाते हैं।
Structure of DNA. Correct structure of a DNA was first worked out by James Watson and Francis Crick ने इसको बनाया था 1953 में, जिसके लिए उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था. Their double helix model of DNA was based on Chargaff rules for bases pairing or X-ray diffraction pattern of a DNA. अब चारगाफ रूल क्या कहता है? तो अकॉर्डिंग टू चारगाफ रूल्स कि अगर एडेनिन 2 है तो ग्वानिन भी कितने होंगे? 2 होंगे. एडेनिन ग्वानिन के बराबर होगा. साइटोसिन जो होगा वो थायमिन के बराबर होता है. ठीक है, ये इसका एक रूल है. चारगाफ रूल यहाँ देखते हैं हम चारगाफ रूल को. एडविन चारगाफ formulated important generalization about DNA structure. These are called Chargaff rules and the summarized. Purine and pyrimidine are always equal in amount. पहले बता दिया है. एडेनिन और ग्वानिन जितना होगा थायमिन और साइटोसिन भी उतना ही होगा. अमाउंट ऑफ एडेनिन इज इक्वल टू थायमिन. बेस रेशियो एडेनिन और थायमिन इस कांस्टेंट फॉर अ स्पीसीज. इनकी मात्रा हमेशा क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है. तो हम यहाँ देखते हैं, ये देखिए एडेनिन और ग्वानिन का रेशियो जितना होगा उतना ही थायमिन और साइटोसिन का रेशियो भी होगा. ठीक है, एडेनिन और ग्वानिन का रेशियो जितना होगा अगेन उतना ही. एडेनिन और ग्वानिन जो हैं वो 50% है, तो थायमिन और साइटोसिन भी उतने ही होंगे. और इनकी मात्रा जो रहती है वो अलग अलग स्पीसीज़ में अलग अलग होती है और कांस्टेंट रहती है. एक्स-रे डिफ्रैक्शन पैटर्न. एक्स-रे डिफ्रैक्शन या क्रिस्टलोग्राफी इज़ अ टेक्निक फॉर डिटरमाइन 3D स्ट्रक्चर ऑफ अ लार्ज मॉलिक्यूल्स. यानी इसका 3D स्ट्रक्चर हम देख सकते हैं किसी भी मॉलिक्यूल्स का. तो म्यूरिस, विल्किंस एंड रोजलिन फ्रैंकलिन ने इसको फ्रैंकलिन जो थे उन्होंने एक्सरे डिफ्रैक्शन पिक्चर जो थी क्रिस्टलाइन डीएनए की उसको प्रपोज किया था. इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज़ नोट ऑन योर कॉपी. फिर वॉटसन और क्रिक के बारे में हम स्टडी करते हैं. वॉटसन एंड क्रिक अलॉन्ग विल्किंस रिसीव नोबेल प्राइज़ 1962 फॉर डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए. इन सभी को नोबेल पुरस्कार 1962 में दिया गया था. दिस मॉडल हैज़ फॉलो इम्पॉर्टेंट फीचर 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन. उन्होंने क्या क्या बताया इसमें? उन्होंने ये बताया कि इसमें 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है. इसमें 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है. देन 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होगी. बैकबोन ऑफ डीएनए स्ट्रैंड होता है बैकबोन और पोलरिटी पाई जाती है. मतलब एक 3rd एंड टू 5 एंड होगा और दूसरा 5 एंड टू क्या होगा? 3rd एंड होगा. नेक्स्ट एंटी पैरेलल बता दिया अभी आपको. दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? एंटी पैरेलल होते हैं. डीएनए डुप्लेक्स और वो आपस में हेलिकल बनाते हैं इस तरह से. कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर हमेशा एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री होती है, ना अपोजिट चलती हैं. साइक्लोसिडिक एंड फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड 2 तरह के बॉन्ड पाए जाते हैं, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड और ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड. इसके अलावा हाइड्रोजन बॉन्ड भी पाया जाता है. पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन और स्ट्रेन इसके बारे में हम अब नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करते हैं. तो आज के लिए इतना ही. थैंक यू वेरी मच.